प्रणाम बच्चों। लास्ट चैप्टर हो रहा है, चैप्टर नंबर 9। हम हमारे इंडिया की उस फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट के बारे में देखेंगे जिसको हम 1857 का विप्लव 1857 रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं। और ऐसे देखा जाए तो शायद इंडिया की ये फर्स्ट मूवमेंट या लड़ाई ऐसी थी जब लगभग देश के अंदर एक यूनिटी दिख रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ओके, और यहीं से कहीं ना कहीं नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ बेटा। और जो अलग अलग राजा रजवाड़े नवाब निज़ाम सब अलग अलग तरीके से उनके सामने लड़ रहे थे, पहली बार उनको एहसास हुआ कि हम सबको साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। देखो, नेशनलिज्म इमर्ज इन इंडिया ड्यू टू नॉट ओनली द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस बट ऑल्सो देयर बिहेवियर एंड पॉलिसीज। ठीक है, राष्ट्रवाद सिर्फ ऐसे ही नहीं बेटा पनपता है। एक्चुअली यूरोपियंस के आने के बाद जिस तरीके से भारत टूट गया, बिखर गया, बराबर, उनके जो बिहेवियर्स, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो उनकी थी, जिसने भारत को एक तरीके से उसकी यूनिटी को खंडित कर दिया था। तो यहाँ से एक राष्ट्रवाद की सोच जो है भारत के लोगों में, भारत के लीडर्स में, भारत के राजा रजवाड़े में देखने को मिली। An important event happened in India in the year 1857 C, which became the first in the factors responsible for consolidating the sentiment of nationalism in our country. 1857 का रिवॉल्ट पर्टिकुलरली नो डाउट मानने को तो ऐसा माना जाएगा कि जिनका खो चुका था वो इस लड़ाई में साथ दे रहे थे, और जिनका अभी तक बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था वो इस लड़ाई में दूर से ही जो है एक तरीके से देखा जाए तो दूरदर्शी बने हुए थे। और इसके फेलियर्स के भी कुछ रीज़न ऐसे निकल के आते हैं। तो हम लास्ट में जब इसके फेलियर्स के रीज़न देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि फेलियर होने का रीज़न क्या था। अगर उस समय पूरा भारत यूनाइटेड हो गया होता तो शायद अंग्रेज उसी समय भारत से चले गए होते। तो 1857 के रिवॉल्ट के ब्रोकआउट होने के बेटा रीज़न क्या थे, उसके आउटब्रेक क्या थे। देखो कि the main reason for the revolt of 1857 was the widespread dissatisfaction among the people in India due to the suppressive policies of the British adopted to spread their empire in India. ब्रिटिशर्स अपने एम्पायर को, अपनी सुप्रीमेसी को जिस तरीके से इंडिया के ऊपर स्थापित करना चाहते थे बेटा, ये उनका मतलब लोगों के बीच में डिससेटिस्फेक्शन का मेन रीज़न था। ओके, लोग ये फील करने लगे थे कि ये जो ब्रिटिश एम्पायर है ये सिर्फ अपनी ग्रीड, अपने मोटिव के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं जो है उनको दिख रहा था कि उनके स्टेट्स उनके हाथ से जा चुके हैं। एक तरीके से उनके साथ देखा जाए तो बहुत बड़ा धोखा हुआ था। अब सबसे फर्स्ट रीज़न में देखेंगे कि सोशल एंड रिलीजियस रीजंस, बराबर, सामाजिक और बेटा धार्मिक रूप से, क्योंकि भारत कल्चरल कंट्री माना जाता है। हमारी कुछ पर्टिकुलरली हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है उसकी कुछ व्यवस्थाएं हैं। हमारे देश में बेटा तरह तरह के धर्म हैं, उन धर्म में अपनी व्यवस्थाएं हैं, उस हिसाब से हमारा देश, उसका कल्चर, उसकी संस्कृति सभ्यता है। पर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जहाँ पे ऐसा भी लग रहा था कि भाई उनके पर्टिकुलर ये रूल्स रेगुलेशन हमारी सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं अक्सर। कई बार ये दिखता भी था, कई बार ऐसा भी होता था कि वो कुछ अच्छा करने के आशय से करते थे तो ऑर्थोडॉक्स पीपल उसको गलत तरीके से ले लेते थे, क्योंकि समाज में हर वर्ग के लोग होते ही हैं। The policy of social reforms by the company made people feel insecure and suspicious. They felt that the government was trying to convert them to Christianity and destroy the Indian culture and religion forever. लोगों को ये लगने लगा रहा था कि वो जो है ज़्यादातर लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनका धर्म जो है वो भ्रष्ट करना चाहते हैं। द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन फॉरएवर, और भारतीय संस्कृति सभ्यता को ख़त्म करना चाहते हैं। People believe that the Indian social system was deliberately undermined in the railway, jail and military. लोगों को लगने लगा था कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, फिर ये जो रेलवेज है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग बन चुका था, फिर जिस तरीके से जेल में मतलब ज़्यादातर भारत के बहुत सारे लोगों को सिर्फ डाउटफुल कंडीशन में डाल दिया जाता था, और जिस तरीके का मिलिट्री एम्पायर वो लोग खड़ा कर रहे थे उससे दिख रहा था कि वो हमारे जो है सोशल और रिलीजियस फॉर्म को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अ लार्जर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी वाज ऑर्थोडॉक्स एट दैट टाइम एंड दस द न्यू चेंजेस अराउजेज
dissatisfaction in them. As a result, many people joined this freedom movement to sustain their socio-religious structure. बराबर, ज़्यादातर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे ऑर्थोडॉक्स पीपल थे बेटा, क्योंकि जब आज के समय में भी लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो ये तो आज से 200 साल पहले की बात रही होगी, तो उस समय किस तरीके से देखा जाए तो जो है समाज का जो एक ढांचा है बेटा, जब उसको हिलाया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। फिर इकोनॉमिकल रीज़न देखो बेटा, आर्थिक रूप से, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी कि वो अपने ग्रिड को फुलफिल करने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए बेटा, हमारे इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज, हमारा एग्रीकल्चर, हमारे पीजेंट्स, हमारे फार्मर्स, सभी को नुकसान पहुंचा रहे थे। The aim of the British was to bring the prosperity to England at the cost of India. As a result, most of the section of the Indian society became impoverished. The landlords and the peasants, having lost their land, participated in the revolt. और ज़्यादातर रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग वही लैंडलॉर्ड थे, वही बड़े बड़े जमींदार थे, जिनकी जैसे कुंवर सिंह की बात आएगी कानपुर के, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, फार्मर्स थे बेटा, जिनकी ज़मीनें चली गई थी। उन्होंने कहीं ना कहीं तरह तरह के जो है एक्ट लगा के जो है उनसे उनको डेप्टर्स बना दिया था, और फिर उनकी ज़मीन, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हथिया लेता। तो ये एक इकोनॉमिकल, क्योंकि उस समय मेन ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर ही माना जाता था बेटा। फिर है पॉलिटिकल रीज़न। The East India Company acquired the Diwani right to collect revenue as a result of their victory in the Battle of Buxar in 1764 CE. This was followed by an aggressive policy of expansion with the help of the subsidiary alliance, doctrine of the lapse, policy of the annexation and mere diplomacy. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो पॉलिटिकल रीजंस बहुत बड़े बड़े थे। सबसे पहले तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद उनको 24 परगना की जागीर मिल गई। बैटल ऑफ बक्सर के पास उनके पास दीवानी राइट आ गया, जहाँ पे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे मेजर प्रोविंसेस का टैक्सेस कलेक्शन करने लगे। उसके बाद जो सब्सिडरी अलायंस, जिसको हम स्लो पॉइजन या स्वीट पॉइजन के नाम से मानते हैं, इस पॉलिसी ने राजा रजवाड़ों को कमज़ोर बना दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, बराबर एक तरीके से देखा जाए तो जब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के थ्रू वो स्टेट्स कमज़ोर पड़ गए, उसके बाद पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन लाया गया और जबरन उनके स्टेट्स कुछ ना कुछ तरह तरह के रीजन्स बता के कि नेम शेक रूलर हो गए हैं, मिस मैनेजमेंट है, डेप्टर्स हो गए हैं, बराबर, जो पर्टिकुलरली जिन राजा रजवाड़ा के खुद के मतलब हैर नहीं है, उनके खुद के वारिस नहीं है। जैसे झांसी की रानी थी तो उनके एडॉप्टेड सन को उन्होंने राजा मानने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस थे, तो यहाँ पे उनके स्टेट्स को एनेक्स्ड कर लिया गया था। तो वो हम देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, Raja Kuwar Singh of Bihar, who were among too few of the victims of this policy, joined the revolt to regain their territories. Landlords are and the peasants who had lost their lands to joined the revolt. Okay, जो आगे भी हमने देखा, जो लैंडलॉर्ड्स है, बड़े पीजेंट्स है, जिनकी जमीन जागीरदारी जा चुकी थी, वो भी इसमें जुड़े। फिर मिलिट्री रीजंस क्या था बेटा, द नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द सोल्जर्स वाज very less in vast country like India. The ratio of the Indian soldiers to the British soldiers was approximately 6:1 in the military. अगर आप कंपैरिजन करें तो ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स का जो है फिगर जो है बेटा, वो काफ़ी, मतलब भारत के सोल्जर्स ज़्यादा थे, लेकिन ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में उनको जो है सैलरी है, दूसरी अनदर फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें बहुत कम दी जाती थी। उसके साथ साथ जो हायर पोस्ट है, उस हायर पोस्ट पे जल्दी से किसी भी इंडियन सोल्जर्स को रखा नहीं जाता था। द हायर पोस्ट इन द मिलिट्रीज वेर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। द अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रमोशन वॉज वेरी लिमिटेड फॉर द इंडियन सोल्जर्स। देयर वॉज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑन ऑफ एन इंडियन सोल्जर एंड द ब्रिटिश सोल्जर। द इंडियन wood soldiers received 7 rupees while the British soldiers received 150 rupees. इंडियन सोल्जर्स को सिर्फ 7 रुपीज़ सैलरी मिलती थी बेटा, वहीं उनके सामने ब्रिटिश सोल्जर्स को, जो बिल्कुल सेम एज उसी पोस्ट पे हैं, उनको 150 रुपीज़ सैलरी मिलती थी। इसके साथ साथ दूसरे भी बेनिफिट्स दिए जाते थे। द ब्रिटिश सोल्जर कंसिडर्ड द इंडियन सोल्जर्स टू बी लॉ एंड इनसिग्निफिकेंट। ऊपर से इंडियन सोल्जर्स के साथ हमेशा ब्रिटिश सोल्जर्स जो है बहुत एक तरीके से देखा जाए तो भेदभावपूर्ण बर्ताव किया करते थे, उनका बिहेवियर सही नहीं होता था। एज पर द रिलीजियस restrictions, the Indian soldiers were not allowed to cross the sea, or else the persons would be treated as an outcast. Despite this custom, the Indian soldiers were compelled to cross the sea in order to fight battles for the British.
उस टाइम पीरियड में बेटा भारत में हमेशा कुछ इस तरीके के सामाजिक प्रथाएं थी कि अगर समुद्र के उस पार जो भी सोल्जर्स चले जाएंगे, जो भी लोग समुद्र का वो हिस्सा पार करके सामने की तरफ चले जाते हैं, तो उनका जो है धर्म जाति ज्ञाति से एक तरीके से वो खंडन हो जाता था, उसका समाज बहिष्कार कर देता था। इस तरीके की सोच और प्रथा होने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स ज़्यादातर जो है इंडियन सोल्जर्स को मजबूर करते थे कि वो सी के उस साइड जो है मतलब समुद्र के उस तरफ जाके बहुत सारे बैटल्स में उनको जाना पड़ता था। जब वो वापस आते थे तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि like other Indians, the soldiers too felt that their religion was at stake. तो भारत के जैसे दूसरे लोग ऐसे समझते थे कि समुद्र के उस पार चले जाएंगे तो हमारा धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा, वैसे सोल्जर भी फील करते थे। The soldiers, being a part of the Indian society, shared the same sentiment of grief, suspicious and anger of other did. बराबर। और सोल्जर्स को कहीं ना कहीं वापस आने के बाद बेटा समाज के एक विरोध का सामना करना पड़ता था, उनकी फैमिलीज को इस तरीके का बिहेवियर का सामना करना पड़ता था, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। अब इमीडिएट अचानक ऐसा क्या हुआ बेटा कि जो है रिवॉल्ट जो है स्टार्ट हो गया कि देयर वर द वेरियस रीजन फॉर द राइजिंग द एंगर एंड डिसकंटेंटमेंट अमंग द पीपल टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल इन जनवरी 1857 अ न्यू राइफल एनफील्ड राइफल वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन आर्मी। बराबर। इंडियन आर्मी में बेटा एनफील्ड जो है राइफल इंट्रोड्यूस की गई, एक नई राइफल आई थी। माना जाता है कि उसका जो कार्ट्रिज था कि द कार्ट्रिज ऑफ दिस राइफल हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर बीइंग यूज। उसका कार्ट्रिज जो है दांतों से मतलब काट के खींच के जो है बेटा खोला जाता था, लेकिन माना जाता है कि ये जो कार्ट्रिज है, द कार्ट्रिज वॉज द ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। बराबर। ये कार्ट्रिज जो उसके ऊपर लेदर का चमड़े का कवर होता था वो काऊ और पिग के बीफ से मतलब उससे बनता था। तो काऊ जो है बेटा वो हिंदू लोगों के लिए बहुत ही पवित्र में हम उसको मानते हैं, और पिग जो है उसका जो मीट होता है बेटा वो मुस्लिम पीपल के लिए वर्जित माना जाता है। वो उसको वो हर तरीके का मीट खाते पर पिग का नहीं खाते। तो जानबूझ के कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक आस्थाओं को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके का कार्ट्रिज बनाया गया है। ऐसी बात जो है मिलिट्री जो पूरी एकेडमी थी, जो टुकड़ियां थी, उसमें फैलती चली गई और सोल्जर्स ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ओके, दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश वर डेलिबरेटली ट्राइंग टू disanctify their religion. The response to their complaint in the same regard was not satisfactory. Hence, the 19th Battalion of the Barakpur was the first to refuse the use of the cartridge. As a result, the entire battalion was disbanded. बराबर। तो जो 19th बटालियन थी वो बराकपुर की, जिसमें मंगल पांडे भी थे, और ये फर्स्ट वो बटालियन थी जिसने इस कार्ट्रिज को जो है यूज़ करने से मना कर दिया। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसको दांतों से तोड़ना है, खींच के निकालना है, जो कि हम अगर करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि हिंदू लोगों के लिए काऊ गाय और मुस्लिम पीपल के लिए पिग जो है वो वर्जित माना जाता था। अब प्लानिंग ऑफ द रिवॉल्ट एंड मंगल पांडे। बराबर। बराकपुर की टुकड़ी में ही जो है मंगल पांडे थे कि इट वॉज प्लानेड टू बिगिन द रिवॉल्ट अक्रॉस द नेशन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 मई 1857। लीडर्स लाइक नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, Nawab of Awadh had joined hands with Tatya Tope, an efficient military commander, Rango Bapuji as accomplished planner, and Azimullah Khan, a lawyer and the journalist, to lead the revolt. Lotus and Roti were symbols to join the revolt, and a journalist to lead the रिवॉल्ट। एक तरीके से देखा जाए तो अजीमुल्ला खान जो है बेटा एक लॉयर और जर्नलिस्ट थे, वो रिवॉल्ट के साथ जुड़े। ऊपर जितने भी एम्पीरियर्स हैं, रॉयल किंग्स हैं, बराबर, ये सारे लोग जुड़े, जमींदार जुड़े बड़े बड़े। उसके साथ साथ जो है तात्या तोपे का नाम आ गया, इसमें कुंवर सिंह आ गए, बहादुर शाह जफर जिन्होंने मेन लीड लिया था। तो हम देख सकते हैं बेटा रोटी और लोटस जो है मेन सिंबल रखा गया, कोडवर्ड जैसा ये एक था एक तरीके से। जो भी लोग लोटस और रोटी को एक्सेप्ट करते माना जाता कि वो रिवॉल्ट का हिस्सा बनेंगे, रिवॉल्ट के मेंबर्स बनेंगे। दिस सिंबल वेर सर्कुलेटेड अक्रॉस द नेशन। बराबर। और ये जो लोटस और रोटी का सिंबल है ये धीरे धीरे पूरे भारत भर में फैलाया जाने लगा। जो भी लोग इसको एक्सेप्ट करते माना जाता कि वो इस 1857 के विप्लव के भागीदार बनेंगे। Nations, bards, Hindu and Muslim, priests, awliyas and the messengers played their part in the spreading the word about the revolt.
और कहीं ना कहीं बेटा उस समय जो मंदिर मस्जिद के अंदर, मस्जिद के मौलाना होते थे, औलियाज होते थे, मंदिरों के अंदर जो बड़े बड़े संत महंत पंडित हुआ करते थे बेटा, उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि सब कुछ गुपचुप तरीके से तरह चल रहा था, है ना, कुछ सब कुछ हिडन वे में प्लान किया जा रहा था। तो मंदिरों में जैसे आरती का समय होता तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते, मस्जिदों में नमाज के टाइम पे इकट्ठा होते, तो ये जो मस्जिदों के अंदर जो मौलाना और औलियाज ये सब होते थे, इन लोगों ने जो है मुस्लिम पीपल को एक करने का काम किया और रिवॉल्ट के साथ जोड़ा। मंदिरों के अंदर जो पंडित वगैरह होते थे बेटा, आरती के समय लोग इकट्ठा होते तो वो उनको ये बातें बताते कि कैसे हमको जो है विद्रोह करना है और क्यों करना चाहिए, हमको आज़ादी क्यों चाहिए, बराबर हमको क्यों लड़ना पड़ेगा, ये सारी बातें लोगों को समझाते। और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके लगभग भारत का मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया बेटा 1857 के रिवॉल्ट में बेटा साउथ का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम दिखा, सिर्फ 3 जोन्स उसके दिखाई देते हैं लड़ते हुए। लेकिन नॉर्थ इंडियन जो किंग थे बेटा, उनकी यूनिटी देख रही थी और वो जो है इसके साथ जुड़ रहे थे। ओके, तो यहाँ से फिर शुरुआत होती है। उसके बाद रिवॉल्ट जो प्लानिंग के साथ चल रहा था बेटा, उसकी डेट वगैरह फिक्स थी, लेकिन अचानक एक ऐसा इंसिडेंस हो गया कि रिवॉल्ट अपने प्लानिंग से थोड़ा सा आगे शुरुआत हो गई, जो भी उसके फेलियर का एक मेन रीज़न बना, क्योंकि तैयारियां पूरी नहीं हो पाई थी। और ये मंगल पांडे वाला इंसिडेंस होने के बाद रिवॉल्ट अचानक ही ब्रोकआउट हो गया। अब देखो मंगल पांडे का इंसिडेंस क्या था कि मंगल पांडे अपोज द यूज ऑफ द कार्ट्रिज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग. As a result, the revolt began earlier than the fixed date. It disrupted the planning and the objectives of the revolt could not be achieved. Mangal Pandey was born to a Brahmin couple in a Nagwa village of Uttar Pradesh. He joined the British army as a soldier at ₹7 his salary. The Indian soldiers who had agreed to revolt wanted to wait till 31st May, whereas the 26 years of old Mangal Pandey could not wait till then. He refused to follow the order of using the Enfield rifle and challenged the British officers. Sergeant Major Hodgson ordered to arrest him, but Mangal Pandey shot him. एक तरीके से देखा जाए तो एक ब्राह्मण फैमिली में मंगल पांडे पैदा हुए थे बेटा, ब्राह्मण थे, एज अ सोल्जर्स काम कर रहे थे, वही ₹7 की सैलरी में काम कर रहे थे। और 31 मई जो डेट डिसाइड हुई थी रिवॉल्ट की, लेकिन अचानक ही उन लोगों के ऊपर, उनकी टुकड़ी के ऊपर फोर्स बनाया गया कि उनको ये कार्ट्रिज यूज़ करना है। मंगल पांडे ने वो कार्ट्रिज यूज़ करने से मना कर दिया और एक तरीके से देखा जाए तो उस बराकपुर की टुकड़ी में विद्रोह हो गया। मंगल पांडे को अरेस्ट करने का जो है उस समय मेजर हॉटसन जो थे उन्होंने ऑर्डर दिया। मंगल पांडे ने उस समय जो है जो सोल्जर्स उनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश सोल्जर्स आ रहे थे उनको एक तरीके से शूट आउट किया, लेकिन इस झपाझपी के बीच में मंगल पांडे घायल हो गए। उन्होंने अपने आप को भी मारने की कोशिश की, लेकिन जो है उनका निशाना उस समय प्रॉपरली लग नहीं पाता है, वो घायल अवस्था में पकड़े जाते हैं। ब्रिटिशर्स उनसे रिवॉल्ट की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन मंगल पांडे कुछ भी बताते नहीं है। He defeated another British officer too. The Indian soldier refused to arrest Mangal Pandey. Being a Brahmin, when he was coroneted, the British soldiers he shot himself by his own rifle. A bleeding Mangal Pandey was taken to the hospital because the British wanted to get information about the plan of the revolt from him. The military court pretended to run a case against the Mangal Pandey on 6th April 1857. The entire proceeding was in English. He was sentenced to death at the end, but did not dwell any information regarding the revolt to the Britishers. That's how our patriots were. He was hanged at 5:30 a.m. 8th April. That's how he became the first martyr of the revolt of 1857. मंगल पांडे को बेटा घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनकी ट्रीटमेंट कराई जाती है, बराबर। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि वो जब होश में आ जाएंगे तो हम रिवॉल्ट की सारी इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवा लेंगे, लेकिन मंगल पांडे ने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया। आखिरकार ब्रिटिशर्स ने उनको फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट के अंदर सारा उनके खिलाफ जो ये प्रोसाइडिंग हुआ, एक तरीके से देखा जाए तो इंग्लिश में किया गया, उनको फांसी दे दी गई। लगभग शाम के 5:30 बजे का जो है, सॉरी सुबह का वक्त था, और उस समय जो है उनको फांसी जो है दे दी जाती है बेटा 8 अप्रैल के दिन। और माना जाता है कि मंगल पांडे ही जो है देखा जाए तो भारत की फ्रीडम मूवमेंट के फर्स्ट मार्टियर हम उनको मान के चलते हैं। ओके, यहाँ पे हमको मैप वर्क दिया है। मैप में ये जितने भी रेड डॉट्स एरिया हैं ये मेजरली वो
पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, हम भले अभी स्टेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं बेटा, उस ज़माने में ये स्टेट्स अपने आप में छोटे छोटे देश हुआ करते थे, बराबर, क्योंकि इन सभी के जो राजा रजवाड़े होते थे, तब एक यूनाइटेड भारत की बेटा प्रॉपर डेफिनेशन क्लियर नहीं थी कि भारत कितना बड़ा है और कहाँ तक है, और क्यों हमको एक यूनाइटेड इंडिया के लिए लड़ना चाहिए। इस तरीके का नेशनलिज्म बेटा 1857 के रिवॉल्ट के पहले तक देखा नहीं गया, लेकिन 1857 के रिवॉल्ट ने कहीं ना कहीं भारत के लोगों में बेटा नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयतावाद का उदय किया, और यहीं से भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है बेटा, उसने एक नया रुख अपना लिया। और भारत में जितने भी राजा रजवाड़े लोग थे बेटा, उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि हम अलग अलग स्टेट्स नहीं, लेकिन हम एक भारत का हिस्सा हैं और हमको भारत की आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद जो है बेटा अलग अलग जितने भी लीडर्स हैं, उन लीडर्स का एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन, उनका परिचय दिया गया है कि भाई वो किस रीजन से लड़े, और फिर उनका मतलब किस तरीके से जो है अंत हुआ, किसी की डेथ हो गई, किसी को इम्प्रिजन कर दिया गया, किसी को फांसी दे दी गई, सेंटेंस टू मतलब डेथ की सजा सुना दी गई। तो तरह तरह के रीजंस बने और धीरे धीरे 1857 का रिवॉल्ट जो है कमज़ोर पड़ने लगा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इन लीडर्स के बारे में देखेंगे।